नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सेंट्रल एशिया के बारे में। आज हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट के बारे में। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप। इस वर्ल्ड मैप में जो आप ये देख रहे हैं, ये है मिडिल ईस्ट। वैसे ये एशिया में आते हैं, इसके कुछ एक दो देश यूरोप में आते हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड मैप को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ये ईस्ट के मिडिल में है, यानी कि मिडिल ईस्ट। इसलिए इन देशों को मिडिल ईस्ट देश कहा जाता है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ कहा जाता है। अगर हम इस मिडिल ईस्ट के मैप को जूम करके देखें तो ये निकल के आता है। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? इसमें टोटल 17 कंट्रीज आती है, जिनमें तुर्की है, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान। कौन कौन सी कंट्रियाँ जाती हैं? देखिए, आप घबराइए मत। आपको धीरे धीरे अगर आप पेड़ में इसको याद करना की कोशिश करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। आप दो दो के जोड़े बना के याद कीजिए। आप याद कीजिए तुर्की और साइप्रस, तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस। सीरिया लेबनान, सीरिया लेबनान, सीरिया लेबनान। इजराइल और फ़िलिस्तीन, इजराइल फ़िलिस्तीन, इजराइल फ़िलिस्तीन। हाल ही में इजराइल और फ़िलिस्तीन के मध्य युद्ध चल रहा है। आपने पिछले वीडियो में देखा था। अगर नहीं देखा तो हमने इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध के बारे में, विवाद के बारे में एक वीडियो बनाया है, उसको जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इजराइल फ़िलिस्तीन, इजराइल फ़िलिस्तीन। उसके बाद में जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन मिस्र। दूसरा सऊदी अरब यमन, सऊदी अरब यमन, सऊदी अरब यमन। ओमान यूएई, ओमान यूएई। कतर बहरीन, कतर बहरीन, कतर बहरीन। कुवैत इराक, कुवैत इराक, कुवैत इराक और ईरान। कितने हो गए कंट्रीज? ये हो गई टोटल 17 कंट्रीज हो गई। इनमें देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये है अरब प्रायद्वीप। ये क्या है? अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है ये? अरब प्रायद्वीप। इस अरब प्रायद्वीप में टोटल 7 कंट्रीज आती है, जिनमें सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। कितनी कंट्रीज आती हैं? 7 आती है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, ये अरब प्रायद्वीप में आती है। और आपने गल्फ़ कंट्रियों का नाम सुना होगा, खाड़ी देशों का नाम सुना होगा। खाड़ी देशों में कौन कौन से देश आते हैं? खाड़ी देशों में आते हैं, देखिए, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई और ओमान। कौन कौन से देश कंट्रीज आते हैं? ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक और ईरान। गल्फ़ कंट्रीज उन कंट्रीज को कहते हैं जो फारस की खाड़ी के साथ अपनी सीमा बनाती है। किसके साथ अपनी सीमा बनाते हैं? फारस की खाड़ी के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। ये है फारस की खाड़ी। ईरान का जो पुराना नाम था वो था फारस, और ज्योग्राफी में नया नाम रखने से ज्योग्राफी बदलती नहीं है, इसलिए इसका नाम रह गया फारस की खाड़ी। ये है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी से ईरान लगता है, इराक लगता है, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई और ओमान, ये कंट्रीज़ लगती है। तो इन्हें कहते हैं गल्फ़ कंट्रीज़, खाड़ी देश। तो आइए हम बात करते हैं एक एक करके इन सारे देशों के बारे में। आपने मिडिल ईस्ट में अभी जाना, जिसमें 17 कंट्रीज आती हैं। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, इजराइल, फ़िलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान। तो हम स्टार्ट करते हैं तुर्की से। देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये है तुर्की। ये जो तुर्की है, इसे यूरोप का मरीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यूरोप का मरीज़ कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें इसके कुछ देश जो यूरोप में शामिल हैं, कुछ देश इसके एशिया में शामिल हैं। यहाँ एक मुस्लिम बहुलता वाला देश है। कैसा है ये? मुस्लिम बहुलता वाला देश है। देखिए, ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये था ओटोमन साम्राज्य। पहले ये ओटोमन साम्राज्य इतना फैला हुआ था, ये देखिए इतना फैला हुआ था ओटोमन साम्राज्य, और ये पूरा ओटोमन साम्राज्य मुस्लिम बहुलता वाला देश था। लेकिन ये ओटोमन साम्राज्य अलग अलग देशों में टूट गया, और ये ओटोमन साम्राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया। लेकिन इसका एक बारिश के रूप में बचा क्या? तुर्की। तो ये ओटोमन साम्राज्य का बारिश भी है। ओटोमन साम्राज्य के अकेला बारिश है ये तुर्की जो बचा था। तुर्की का ये देखिए, अगर इसका हम जूम करके देखते हैं तुर्की को, ये तुर्की का मैप है। ये देखिए, ये है तुर्की, ये यहाँ तक तुर्की है। लेकिन तुर्की का जो 97% भाग है, कितना है? तुर्की का जो 97% भाग है, तुर्की का 97% भाग है वो यूरोप में आता है, और 3% भाग है वो आता है एशिया में। तो इसका जो 97% भाग है, जो 90% भाग है
वो एशिया में आता है, माफ़ कीजिएगा, जिसका 90% भाग है वो एशिया में आता है। मैंने यहाँ पे गलत चित्र बना दिया इसका। देखिए यहाँ से देखते हैं फिर से। ये है टोटल तुर्की, ये है टोटल तुर्की है, ये टोटल, ये पूरा तुर्की है। देखिए इसका जो 97% है वो एशिया में आता है। पहले मैं आपको यूरोप बता रहा था, वो सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन इसका जो 97% है, इसका जो 97% है, ये भाग ये एशिया में आता है। इसका 97% एशिया में आता है और 3% जो भाग है इसका ये यूरोप में आता है। इसका जो 97% एशिया में आता है इसका नाम है अंतोलिया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अंतोलिया। इसे एशिया माइनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एशिया माइनर भी कहते हैं। तुर्की का 97% जो भाग है उसे एशिया माइनर या अंतोलिया कहते हैं। इसकी जो राजधानी है वो है अंकारा। इसकी राजधानी क्या है? अंकारा। लेकिन इसका जो 3% भाग है जो यूरोप में आता है उसे कहते हैं थरेस। क्या कहते हैं उसे? थरेस कहते हैं। और इसकी जो राजधानी है उसका नाम है इस्तांबुल। ये देखिए इसकी राजधानी इस्तांबुल है, इसका नाम है थरेस, इसकी राजधानी इस्तांबुल है। इसका पुराना नाम था कुस्तुनतुनिया। क्या नाम था? कुस्तुनतुनिया नाम था। ये जो तुर्की है ये काला सागर और मरमरा सागर, काला सागर और मरमरा सागर इन दोनों के मध्य में स्थित है। ये दोनों इसके साथ सीमा बनाते हैं। और इस काला सागर और मरमरा सागर को जो जोड़ती है वो है बासपोरस जल संधि। कौन सी है वो जल संधि? बासपोरस जल संधि। ये देखिए ये बासपोरस जल संधि है। ये बासपोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, जबकि तुर्की के 97% अंतोलिया को और 3% थरेस को अलग करती है। एक बार क्वेश्चन आया था कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो ये देखिए ये इधर एशिया का भाग है, एशिया माइनर, और ये यूरोप का भाग है। तो एशिया को यूरोप से कौन सी जल संधि अलग करती है? बासपोरस जल संधि। हम आपको नेक्स्ट बताएंगे कि एशिया को यूरोप से जो अलग करते हैं कौन कौन सी संधि है, सागर है, झील है, देश है, पर्वत है, नदी है, वो कौन कौन से हम आपको सारे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो यूरोप और एशिया को जो अलग करती है वो जल संधि, इसका नाम क्या है? बासपोरस जल संधि है। तुर्की में एक मस्जिद है जिसका नाम है हाया सोफिया। तुर्की की बहुत फेमस मस्जिद है जिसका नाम हाया सोफिया है। और यहाँ पे बुआन झील है। तुर्की में कौन सी झील है? बुआन झील है। अब हम बात करते हैं साइप्रस की। ये है साइप्रस। साइप्रस की जो राजधानी है वो है निकोसिया। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया है। ये राजनीतिक रूप से यूरोप में आता है, लेकिन अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये एशिया के अंदर ही आता है। यह भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये मेडिटेरियन सी है। देखिए ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ मैप में, ये है साइप्रस। इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है सिसिली द्वीप। कौन सा द्वीप है? सिसिली द्वीप है। इस सिसिली द्वीप पर ही ये जो भूमध्य सागर है इसका सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप है। इसका तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? साइप्रस, जो एक देश है। लेकिन ये आज फिलहाल दिवालिया घोषित हो चुका है। इसका जो सिसिली द्वीप है मेडिटेरियन सी का, भूमध्य सागर का जो ये सिसिली द्वीप है, इस सिसिली द्वीप पर स्ट्राम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी रहती है। स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी वो हमेशा धधकती रहती है, इसलिए उस स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अब नेक्स्ट देश की हम बात करते हैं सीरिया की। देखिए ये है सीरिया। नेक्स्ट देश कौन सा है? सीरिया। सीरिया में एक पलमायरा मंदिर था जो यूनेस्को में शामिल था। कौन सा मंदिर था? पलमायरा। सीरिया में पलमायरा मंदिर था। ये देखिए आप देख रहे हो पलमायरा मंदिर के बारे में। ये सीरिया में स्थित था पलमायरा मंदिर। ये कितना सुंदर है, कितना भव्य मंदिर था। इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया था? यूनेस्को में शामिल किया गया था। लेकिन IS जो संगठन है, आतंकवादी जो संगठन है, उसने इसे बम से उड़ा दिया और इसकी देखो क्या हालत कर दी। किस संगठन ने इसको बम से उड़ा दिया? IS की फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। क्या है? इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। इसने इसे बम से उड़ा दिया। ये इतना भव्य सुंदर पलमायरा मंदिर था जो सीरिया में स्थित था, इसे इसने क्या किया? बम से उड़ा दिया। सीरिया में जब जब यहाँ पे अपने भारत में मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे बिंदुसार, इन्होंने सीरिया का जो राजा था उससे 3 चीज़ की मांग की थी।
शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की। तो सीरिया के जो राजा थे उन्होंने बिंदुसार को शराब और सूखे अंजीर तो प्रोवाइड करवा दिए, भेज दिए, लेकिन दार्शनिक भेजा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि हमारे देश में शिक्षा को बेचा नहीं जाता है, हमारे देश में यहाँ दार्शनिक नहीं भेजा जाते। लेकिन दार्शनिक की जगह उन्होंने एक अपना दूत भेजा जिसका नाम था डेमोसियस, सॉरी, सीरिया के राजा ने बिंदुसार के लिए अपना दार्शनिक न भेज के राजदूत भेज दिया। ठीक है। सीरिया का एक तानाशाही था बशर अल असद। सीरिया के तानाशाही का नाम क्या था? बशर अल असद। सीरिया के तानाशाही का नाम था बशर अल असद। तो यहाँ पे जो असद था, बशर अल असद था, ये क्या है कि यहाँ पे तानाशाही करता था, तो इसका विद्रोह स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? इसका विद्रोह स्टार्ट हो गया। और जो सीरिया है ये रूस के फेवर में था। किसके फेवर में था? ये रूस के फेवर में था। तो यहाँ के असद के लिए विद्रोह स्टार्ट हो गया। असद के लिए क्या हो गया? ये बशर अल असद थे, इन असद के लिए विद्रोह होना शुरू हो गया। तो ये जो रसिया है, इस रसिया ने इन विद्रोहियों को मारना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही विद्रोहियों को मारना स्टार्ट किया तो यूएसए आया और यूएसए ने इन असद वालों को मारना शुरू कर दिया। फिर इस चीज़ को देखकर यहाँ पे जो ये सीरिया है, इस सीरिया में कुर्द जनजाति रहती है। सीरिया का जो ये भाग है ये कुर्दिस्तान है। सीरिया का ये भाग कुर्दिस्तान है। इस कुर्दिस्तान में कुर्द जनजाति रहती है। इन कुर्द जनजातियों ने, ये जो कुर्द जनजाति थे, इन्होंने रशिया के जो सैनिक आए थे उनको, और ये विद्रोहियों को, और ये असद थे ना, इन तीनों को मारना शुरू कर दिया। तो ISIS वाले आए, जो ISIS वाले हैं, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, इन ISI वालों ने क्या किया? इन पांचों को मारना शुरू कर दिया। USA, विद्रोही, असद, रसिया और कुर्द जनजाति। इस तरह से ये इतनी मारकाट हुई कि सीरिया बर्बाद हो गया। क्या हो गया? सीरिया बर्बाद हो गया। सीरिया बर्बाद हो गया। ये पलमारे मंदिर इसका बर्बाद कर ही दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं सीरिया के बाद में लेबनान की। सीरिया के बाद हम बात करते हैं लेबनान की। देखिए, सीरिया के बाद में हम बात करते हैं लेबनान की। सीरिया के बाद में ये है लेबनान। इसकी राजधानी है बेरूत। इस बेरूत राजधानी में ही है एक बेरूत बंदरगाह है। क्या है? बेरूत बंदरगाह है। बेरूत में ही है क्या? बेरूत बंदरगाह। ये है बेरूत बंदरगाह। ये जो बेरूत बंदरगाह है ये निःशुल्क बंदरगाह है। इस पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता, कोई टैक्स नहीं लिया जाता। ये निःशुल्क बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? ये बेरूत बंदरगाह है जो निःशुल्क बंदरगाह है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट देश इजराइल की। अभी हाल ही में आपने देखा होगा इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में विवाद चल रहा है, और ये हमेशा ही विवाद चलता रहा है। 1948 में 14 मई को जब इजराइल की स्थापना हुई थी, उसके बाद में ही ये इसमें विवाद चलता हुआ आ रहा है। ये एकमात्र ऐसा देश है इजराइल जिसने अभी अपना क्षेत्रफल नहीं बताया। इसकी सीमा जॉर्डन और मिस्र दोनों से लगती है। किससे लगती है? जॉर्डन और मिस्र दोनों से इसकी सीमा लगती है। इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसका नाम है मोसाद। इसके बारे में आपने बात खूब सुना होगा। ये बहुत ही शातिर एजेंसी है, बहुत ही ज़बरदस्त खुफिया एजेंसी है, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। इसका बंदरगाह जो है इजराइल का, वो भूमध्य सागर में भी खुलता है और इधर लाल सागर में भी खुलता है। इसने क्या किया? 1967 में ये जो मिस्र का सिनाई प्रदेश है, ये इस सिनाई प्रदेश और पश्चिमी जॉर्डन, ये पश्चिमी जॉर्डन, सिनाई प्रदेश और पश्चिमी जॉर्डन और गोलान की पहाड़ी पर अधिकार कर लिया। लेकिन सिनाई को इसे मिस्र ने सिनाई को मिस्र को इन्होंने वापस लौटा दिया। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। ये इजराइल की राजधानी जेरूसलम। ये जेरूसलम जो है ये 3 धर्मों का एक पवित्र स्थल है। यहाँ पे ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों धर्मों का ये एक पवित्र स्थल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के बेतलहम में ही हुआ था। माना जाता है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो जेरूसलम के बेतलहम में हुआ था। इजराइल का जो सबसे बड़ा शहर है वो है तेल अबीब। कौन सा शहर है? तेल अबीब इसका सबसे बड़ा शहर है। गाजा, ये गाजा है, और ये फ़िलिस्तीन है। फ़िलिस्तीन के बारे में तो आप जानते ही हो। फ़िलिस्तीन इजराइल ने इस पर कब्जा कर रखा है, और यूएनओ से इसको चंदा मिलता है जो इसका खान पान चलता है। इजराइल में यहूदियों की ज़्यादा तादाद है, और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले यहूदियों को इजराइल की नागरिकता प्राप्त है। जो दुनिया में कहीं भी जो रह रहे हैं यहूदी, उनको क्या है?
इजराइल की नागरिकता प्राप्त है। यहूदियों का जो पूजा घर है उसे कहते हैं सिनेगार। क्या कहते हैं उसे? सिनेगार कहते हैं। और बेलिंग बॉल नाम का सिनेगार दुनिया का सबसे बड़ा सिनेगार है जो इजराइल के अंदर ही है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बेलिंग बॉल क्या है। बेलिंग बॉल पर जेरूसलम डे मनाया जाता है, जो जेरूसलम से होते हुए बेलिंग बॉल तक जाता है और ये जुलूस निकालते हैं। और उसी जेरूसलम डे की वजह से जो उस भीड़ में जो विवाद हुआ था, उसमें जो हिंसा हो गई थी, और उधर अल अक्सा मस्जिद में जो हिंसा होने की जो संभावना की वजह से वहाँ पे जो पुलिस तैनात कर दी थी, इन दोनों वजहों की वजह से इजराइल और फ़लस्तीन के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया और वहाँ पे वो विवाद युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। ये सारी बातें हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। सिनेगार यहूदियों का पूजा स्थल है और ये यहाँ का सबसे बड़ा जो सिनेगार है वो है बेलिंग बॉल। अब हम बात करते हैं जॉर्डन की। ये है जॉर्डन। जॉर्डन की जो सीमा है वो सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल, फ़लस्तीन और मिस्र, इन सभी देशों से मिलती है। मिडिल ईस्ट में ये सबसे छोटी तटरेखा है। इसकी जो मिडिल ईस्ट में सबसे छोटी तटरेखा है, देखिए हम यहाँ पे देख रहे होंगे, इसकी सबसे छोटी तटरेखा है मिडिल ईस्ट में, सबसे छोटी तटरेखा है मिडिल ईस्ट में इसकी। इजराइल एवं जॉर्डन के मध्य मृत सागर है। इजराइल और जॉर्डन के मध्य क्या है? मृत सागर, डेड सी। क्या है? डेड सी। मृत सागर है, डेड सी है। इजराइल और जॉर्डन के जो बॉर्डर है इस पर क्या है? डेड सी। ये डेड सी जो है मृत सागर, ये मृत सागर का घनत्व सबसे अधिक है। मृत सागर का सर्वाधिक घनत्व है और इसमें कोई भी चीज़ डूबती नहीं है। इसमें कुछ भी डालो आप, पत्थर भी डालोगे तो वो तैरने लग जाती है। इसमें कोई भी चीज़ डूबती नहीं है इस डेड सी में, इस मृत सागर में। और ये दुनिया का सबसे गहराई पर स्थित वो है सागर है, मतलब सबसे गहराई पर स्थित झील है, मतलब सबसे नीचे में है ये झील। ये एक, इसके नाम के पीछे सागर लगा हुआ है, लेकिन ये एक झील में मतलब झील में गिनी जाती है, इसकी झील में काउंटिंग होती है। ये जो मृत सागर है, ये डेड सी है, ये दुनिया की सबसे अधिक घनत्व वाली झील है और सबसे गहराई पर स्थित ये झील है। अब हम बात करते हैं सऊदी अरब की। ये देखिए, ये सऊदी अरब है, आपको दिख रहा होगा। पेट्रोलियम की तादाद ज़्यादा है यहाँ पे, पेट्रोलियम ज़्यादा है। पेट्रोलियम, इनका जो खान पान है वो पेट्रोलियम से चलता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियाल। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और इसकी मुद्रा है रियाल। सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। क्या नहीं है? एक भी नदी नहीं है सऊदी अरब में। यहाँ पे पेट्रोल एवं खजूर मिलते हैं। क्या मिलते हैं यहाँ पे? पेट्रोल और खजूर मिलते हैं। इसका जेड्डा एक औद्योगिक शहर है। इसका जो जेड्डा है वो औद्योगिक शहर है। सऊदी अरब में ही मक्का और मदीना मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र जगह है जहाँ पे लोग बाग हज करने के लिए जाते हैं। सऊदी अरब की जो तेल रिफाइनरी है उसका नाम है रास तनूरा रिफाइनरी। क्या नाम है उसका? रास तनूरा उस रिफाइनरी का नाम है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट देश यमन की। यमन की राजधानी है साना। ये यमन आपको दिख रहा होगा, ये यमन, इस यमन की राजधानी है साना। इसका एक दक्षिणी भाग है जो मतलब यमन के जस्ट नीचे एक सोकोत्रा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? ये सोकोत्रा द्वीप है। इस सोकोत्रा द्वीप का जो दक्षिणी भाग है, यमन का जो दक्षिणी भाग है उसको कहते हैं अदन। और इस अदन के नीचे ही है अदन की खाड़ी। अदन के नीचे क्या है? अदन की खाड़ी है। इसके नीचे क्या है? यहाँ पे हैती विद्रोह है। यहाँ पे जो शिया सुन्नी में इनमें मार चलता रहता है। मुस्लिम में दो तरीक़ा के लोग होते हैं, शिया सुन्नी, कई तरीक़ा के लोग होते हैं, लेकिन शिया और सुन्नी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हैती विद्रोह है जो यहाँ पे शिया और सुन्नियों में जो मार काट होती रहती है इसके लिए यहाँ पे एक हैती विद्रोह है। अब हम बात करते हैं ओमान की। ओमान की जो राजधानी है वो है मस्कट। कौन से, क्या नाम है इसको? ओमान की राजधानी का मस्कट। या यह हामरू जल संधि पर आसानी से नियंत्रण रख सकता है। ये हामरू जल संधि है, ये हामरू जल संधि है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को मिलाती है तथा इराक और यूएई को ईरान और यूएई को अलग करती है। हामरू जल संधि फारस की खाड़ी में अंदर प्रवेश करने का रास्ता है, हरमुज जल संधि। इस पर यह आसानी से अपना कंट्रोल रख सकता है। भारत का ओमान के साथ रक्षा संबंध है। भारत का ओमान के साथ क्या है? रक्षा संबंध है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट देश यूएई की। ये देखिए, ये है यूएई। इस यूएई के मैप को अगर हम जूम करके देखें तो आपको ऐसा दिखता है। यूएई में कुल टोटल 7 राज्य हैं। यूएई की जो राजधानी है वो है आबू धाबी। ये दिख रही है आपको, आबू धाबी।
इसमें जो सबसे बड़ा इसका जो राज्य है, इसका जो सबसे बड़ा शहर है, राज्य है, वो है दुबई। कौन सा है? इसका सबसे बड़ा शहर है दुबई। इसका जो विकास हुआ था, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, इसका जो विकास हुआ था वो हांगकांग के स्वतंत्रता के बाद हुआ था। 1997 में जब हांगकांग ब्रिटेन से आज़ाद हुआ और उसने चीन ने उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया, तो वहाँ की सारी कंपनियाँ वहाँ से निकल के और यूएई में आ गई और उसके बाद से यहाँ का इसका विकास होना शुरू हो गया। दुनिया की सबसे लंबी जो इमारत है वो बुर्ज खलीफा यूएई में ही स्थित है। यूएई में 7 राज्य है, जिनमें सबसे बड़ा दुबई है और इसकी जो राजधानी है वो अबू धाबी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट देश कतर की। देखिए ये है कतर और इसके जस्ट ऊपर यह छोटा सा बहरीन। ये देखिए, अगर इसके मैप को हम जूम करके देखते हैं तो ये कतर है, ये कतर है। कतर की राजधानी है दोहा। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होना है? कतर में। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में ही होना है। यहाँ बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है, जितने भी अरब देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कतर में ही निकलता है। यहाँ पे प्राकृतिक गैस का भंडार है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 11,000 वर्ग किलोमीटर है। कतर की एक न्यूज़ एजेंसी है अल जजीरा। क्या नाम है उसका? अल जजीरा। यह दुनिया का सबसे स्वतंत्र न्यूज़पेपर है, सबसे स्वतंत्र अखबार है। अल जजीरा न्यूज़ एजेंसी है, ये दुनिया का सबसे स्वतंत्र न्यूज़ है। लेकिन हमारा इंडिया का जो इंडियन मीडिया है वो कौन से स्थान पे आती है? 142वें स्थान पर। भारत की जो प्रेस है, जो मीडिया है, ये कौन से स्थान पर आती है? 142वें स्थान पर। लेकिन कतर का जो अल जजीरा है वो कौन से स्थान पर आता है? फर्स्ट स्थान पर। कतर के जस्ट ऊपर ही है क्या है? बहरीन। ये देखिए छोटा सा आपको दिख रहा है बहरीन। इसकी राजधानी है मनामा। कतर की बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। ये एक द्वीपीय देश है, छोटा सा द्वीप है, इस पर ये देश है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 765-66 के वर्ग किलोमीटर के समथिंग है। अब आपने जान लिया कतर और बहरीन के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुवैत की। ये देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा कुवैत। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। ये एक फारस की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये फारस की खाड़ी में स्थित है। इसकी जो सीमा है वो इराक और सऊदी अरब से लगती है। इसकी सीमा इराक एवं सऊदी अरब से लगती है। कुवैत और इराक में युद्ध हुआ था 1990 में। कब हुआ था? 1990 में कुवैत और इराक के मध्य युद्ध हुआ था। उसी युद्ध पर आधारित एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था एयरलिफ्ट, जिसमें लीड रोल अक्षय कुमार ने किया था। कुवैत और इराक दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के आधार पर एक फिल्म बनी थी एयरलिफ्ट, जिसमें अक्षय कुमार ने अपना लीड रोल निभाया था। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। अब हम बात करते हैं इराक की। ये है इराक। ये जो आपको दिख रहा है ये है इराक। इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। इराक के बेबीलोन में, इराक का जो बेबीलोन है, इराक के बेबीलोन में सिकंदर का मकबरा है और यहीं पर ही सिकंदर का जो घोड़ा था बूके फराल, उसका भी मकबरा है। तो इराक के बेबीलोन में किसका मकबरा है? सिकंदर और उसके घोड़ा बूके फराल का। इराक में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था, जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, वो भी ग्रामीण। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता कौन सी है, तो दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। जबकि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता की बात की जाए तो मेसोपोटामिक सभ्यता। दुनिया की सबसे पुरानी ग्रामीण सभ्यता की बात की जाए तो भी मेसोपोटामिक सभ्यता। लेकिन अगर दुनिया की सबसे प्राचीन और शहरी सभ्यता की बात की जाए तो वह है सिंधु सभ्यता। इसकी तटरेखा कुल 58 किलोमीटर है। इसका अल बसरा जो शहर है, इसका अल बसरा शहर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इराक और ईरान के मध्य 1980 और 1988 तक युद्ध चला था। करबला इसका धार्मिक स्थल है। करबला इसका क्या है? धार्मिक स्थल है। अब बात करते हैं ईरान की। यह है ईरान। ईरान के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। ईरान से भारत पेट्रोलियम लेता है और भारतीय मुद्रा के अंदर ही। ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है तथा दक्षिण में फारस की खाड़ी है। ईरान का पुराना नाम ही फारस था। ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस। यहाँ पे दश्त-ए-लूट नाम का मरुस्थल है। दश्त-ए-लूट नाम का मरुस्थल है। यहाँ का जो चाबहार बंदरगाह है, यहाँ पे
इसका चाबहार बंदरगाह है ईरान का, यहाँ पे चाबहार बंदरगाह है, इसको भारत विकसित कर रहा है और इसे भारत ने किराए पर ले रखा है। ये देखिए, ये इसका चाबहार बंदरगाह है, ये ईरान है, ये ईरान है और ये है अपना प्यारा भारत, ये अपना प्यारा भारत, ये भारत है। इसका जो क्या है चाबहार बंदरगाह है, इसको मुंबई से कनेक्ट किया गया है चाबहार बंदरगाह को। ये जो चाबहार बंदरगाह है इसको मुंबई, भारत का क्या मकसद इस चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का और इसे किराए पर लेने का मकसद ये है कि भारत अपना जो संबंध है वो अफ़गानिस्तान से होते हुए और मिडिल ईस्ट तक, अफ़गानिस्तान से होते हुए और सेंट्रल एशिया को अपने टच में रखना चाहता है। भारत चाबहार बंदरगाह से होते हुए अफ़गानिस्तान में ट्रेन बिछाएगा, अफ़गानिस्तान का विकास कर रहा है, वहाँ का संसद भवन भारत बना रहा है, वहाँ पे एक दश्त-ए लूट, वहाँ पे चिश्ते शरीफ नदी पर भारत अपना बांध बना रहा है, सलमा बांध अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान से ही ये सीधा जाना चाह रहा है सेंट्रल एशिया में। और आपको हम बता दें, ये देखिए ये अपना पीओके है और इस पीओके से चाइना की एक सड़क निकलती है जो ग्वादर बंदरगाह तक जाती है, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक, उसका नाम है CPEC। क्या नाम है उसका? CPEC। पिछले वीडियो में हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये अपने पीओके से होती हुई जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत यहाँ से अपनी पहुँच बना रहा है अफ़गानिस्तान होते हुए इधर। तो ये देखिए, अफ़गानिस्तान से अगर इधर से भारत जाएगा तो यहीं पे CPEC है, और तो ये अपने ये CPEC पर नज़र रख सकता है। कभी भी अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो इस CPEC से कितने क्या जहाज, मतलब साधन निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उन सब पर एक यहाँ से भारत अपनी नज़र रख सकता है और यहाँ से हमला भी कर सकता है। ठीक है, इसी अतः तो आपने जाना कि ये चाबहार बंदरगाह भारत क्यों विकसित कर रहा है, यहाँ से ये सेंट्रल एशिया से अपना संपर्क बनाना चाह रहा है। ये है चाबहार बंदरगाह, ये ईरान में स्थित है। पहले इसका काम रुका हुआ था, लेकिन अब जो बाइडेन आ गए हैं अमेरिका के, उन्होंने ईरान से सारे जो भी वो लगा रखे थे, कंट्रोल लगा रखा था, जो भी बैन कर रखा था ईरान को, वो सारे बैन अब हटा दिए जाएंगे और अपना चाबहार बंदरगाह अच्छे से काम करेगा और भारत को इसमें सहूलियत भी होगी। इस प्रकार आपने आज मिडिल ईस्ट के देशों के बारे में जाना। आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिडिल ईस्ट जो संसार में नक्शे पर यहाँ पर दिखाई देता है, जूम करने पर वो ऐसा दिखता है, जिसमें तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान, 17 कंट्रीज़ आती हैं। इन 17 कंट्रीज़ के बारे में आपने थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल की। आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।